नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। बीएससी सेकेंड ईयर के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और कल हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म हो चुका था और आज हम नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है भारत के पादपालय एवं वनस्पति उद्यान तथा वर्गीकी साहित्य, ठीक है। हर्बेरिया एंड बोटेनिक गार्डन्स ऑफ इंडिया एंड टेक्सोनोमिक लिटरेचर होगी, ठीक है। हर्बेरिया एंड बोटेनिक गार्डन्स ऑफ इंडिया टेक्सोनोमिक लिटरेचर, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं, कौन कौन सी शाखा हैं उसके अंदर हम देख लेते हैं कि वनस्पति की कुछ शाखाएं हैं, जैसे पादपकारिकी, कोशिका विज्ञान और आणविक जीव विज्ञान। ये जो क्या होता है कि लिख सकते हैं हम पादपकारिकी, कोशिका विज्ञान, ठीक है। पादपकारिकी, कोशिका विज्ञान और आणविक जीव विज्ञान, ठीक है। आणविक जीव विज्ञान, ये इन पादप यानी कि इन जो वनस्पति की जो शाखाएं हैं, इनके अंदर हम क्या करते हैं कि इनका जो अध्ययन जब होता है, इन तीनों विज्ञानों का जब अध्ययन होता है तो क्या होता है कि इसका अध्ययन जब हम किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम देख लेंगे कि क्षेत्र के बारे में, यानी कि क्षेत्र के अंदर घूमकर या उसके फील्ड के दौरान इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फील्ड के दौरान इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्षेत्र एवं प्रयोगशाला तक ही इसका जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, सीमित, यानी कि एरिया प्लस प्रैक्टिकल लैब तक, ठीक है। क्या होता है, इनका जो संबंध होता है वो कहां तक होता है, क्षेत्र व प्रयोगशाला, ठीक है। इनका जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, प्रयोगशाला तक सीमित रहता है, ठीक है, सीमित रहता है, ठीक है। इनका जो अध्ययन होता है, अध्ययन करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्षेत्र एवं प्रयोगशाला तक ही सीमित रहती है, यानी कि एरिया विथ प्रैक्टिकल लैब, ठीक है। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं, आपका मेन हेडिंग या पॉइंट है टूल्स ऑफ टेक्सोनोमी, यानी कि पादप वर्गीकी के साधन, ठीक है। टूल्स ऑफ टेक्सोनोमी, पादप वर्गीकी के साधन, ठीक है। पादप वर्गीकी के साधन कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। पादप वर्गीकी के साधन, ठीक है। क्या है, साधन, या इंग्लिश में बोले तो टूल्स ऑफ टेक्सोनोमी, ठीक है। टूल्स ऑफ टेक्सोनोमी, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इनके अंदर, यानी कि इस पादप वर्गीकी के द्वारा जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। हम इसके अंदर ले सकते हैं कि कैंची की आवश्यकता पड़ती है, या कैंची की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि किसी प्लांट की अगर ब्रांच हमें या प्रैक्टिकल उसका करना हो तो उस ब्रांच को हम कैंची से काट सकते हैं, या फिर दरांती ले सकते हैं, या फिर हम उसके लिए अगर उस पौधे को हम जड़ से उखाड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम गेती भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं
जिस प्रकार किसी भी कार्य के संपादन के लिए कई साधनों या औजारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पादप वर्गीकी के उद्देश्य अर्थात अज्ञात पादपों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण का निर्धारण करने के लिए भी साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जिस प्रकार से किसी भी कार्य को या कार्य के संपादन के लिए, ठीक है, संपादन के लिए उपकरणों, औजारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पादप वर्गीकी के उद्देश्य या अज्ञात पादपों का या पादपों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण का निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं, साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, निर्धारण करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से किसी भी कार्य के संपादन के लिए उपकरणों, औजारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पादप वर्गीकी के उद्देश्य तथा अज्ञात पादपों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण तथा निर्धारण करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है, साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं कौन कौन से साधनों की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके अंदर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से साधन है। ठीक है, साधनों के बारे में, फील्ड अथवा क्षेत्र। ठीक है, पहला साधन है अपना फील्ड अथवा क्षेत्र। फील्ड अथवा क्षेत्र। दूसरा पॉइंट है आपका इसके अंदर हर्बेरियम अथवा पादपालय। ठीक है, हर्बेरियम या पादपालय। ठीक है, इसको हम संग्रहालय भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका
वनस्पति वनस्पति उद्यान, ठीक है। और चौथा है आपका वर्गीकी साहित्य, ठीक है। वर्गीकी साहित्य, ठीक है। वर्गीकी साहित्य या पुस्तकालय कह सकते हैं अपन, या पुस्तकालय, ठीक है। वर्गीकी, तो ये इसके साधन कौन कौन से है? पादप वर्गीकी के साधन पहला है अपना फील्ड अथवा क्षेत्र या एरिया कह सकते हैं, हर्बेरियम या पादपालय, वनस्पति उद्यान, वर्गीकी साहित्य या पुस्तकालय, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा फील्ड अथवा क्षेत्र, ठीक है। फील्ड अथवा क्षेत्र, इसके अंदर हम देखते हैं कि फील्ड एवं क्षेत्र के दौरान कौन कौन सी चीजों का उपयोग किया जाता है और किन किन पादपों का संग्रहण किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से पादपों का संग्रहण किया जाता है, ठीक है। फील्ड अथवा क्षेत्र, इसके अंदर हम देख लेते हैं कि पादपों के वर्गीकीय अध्ययन के लिए इनके विभिन्न आवास क्षेत्रों के बारे में क्षेत्र का बार बार व सघन भ्रमण करना परम आवश्यक है। यानी कि जैसे कि किसी क्षेत्र या किसी पादप के बारे में जब हम अध्ययन करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के अंदर हमें क्या होता है कि बार बार भ्रमण करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि मान लीजिए अगर बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में जब बरसात शुरू होती है उसके बाद लगभग हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद में क्या होता है कि वहां पर कुछ नए नए प्लांट उग आते हैं, ठीक है। वहां पर क्या होते हैं, नए नए प्लांट उग आते हैं। नए प्लांट उगने के बाद जब हम फील्ड यानी कि भ्रमण के लिए निकलते हैं या किसी पादप का संग्रहण करने के लिए निकलते हैं, तब उस समय क्या होता है कि वहां पर कुछ पादप ऐसे होते हैं जहां पर हमने पहले फील्ड की हुई है। उस क्षेत्र में अगर एक कोई नया प्लांट उगता है तो उसके लिए क्या होता है कि हमें बार बार भ्रमण करना आवश्यक है। हो सकता है कोई प्लांट महीने भर में उगे या 2 महीने भर में भी उग सकता है। तो इसलिए हमें इस फील्ड क्षेत्र के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, बार बार भ्रमण करना पड़ता है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि पादपों के वर्गीकीय अध्ययन के लिए पादपों के वर्गीकीय अध्ययन के लिए इनके विभिन्न आवासों में बार बार क्या करना पड़ता है, भ्रमण, ठीक है। बार बार व सघन भ्रमण करना पड़ता है, ठीक है। भ्रमण करना आवश्यक है या आवश्यक होता है, ठीक है। आवश्यक होता है, ठीक है। क्या होता है कि पादपों के वर्गीकीय अध्ययन के लिए इनके विभिन्न आवासों में बार बार व सघन भ्रमण करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वहां पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो समय पर अपना नीचे जो है वो परिवर्तन, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में है कि
इसके कुछ मेन पॉइंट है, कौन कौन से है वो लिख लेते हैं हम। कौन कौन से आवास है उसके आवास के बारे में लिख सकते हैं। या जब हम भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो उस फील्ड का सबसे पहले जायजा लेना आवश्यक है। क्यों जायजा लेना आवश्यक है? क्योंकि हो सकता है उस क्षेत्र में कोई जहरीले सांप वगैरह भी हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, छूने मात्र से यानी कि स्पर्श करने के मात्र से ही कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उस क्षेत्र का या सर्वप्रथम उस फील्ड की सीमाओं का निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमें किस क्षेत्र के अंदर हम उस प्लांट की वर्गीकी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उस प्लांट को पहले से उस सीमाओं का निर्धारण कर लेना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि हमें लगभग 1 से 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही रहना है, तो समय से पहले हमें उसका निर्धारण करना आवश्यक है। 1 से 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही उस जो हम पादप की खोज करने जा रहे हैं या भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तो इस क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में प्रवेश न करें या इस क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में न जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं इनके आवासों के बारे में। ठीक है, इनके आवासों के बारे में तो पहला है आपका जलीय आवास। ठीक है, पहला कौन सा आवास है इसका? जलीय आवास। ठीक है, जलीय आवास के बाद में है दूसरा पॉइंट है आपका मरु आवास। ठीक है, पहला है आपका जलीय यानी कि जल में रहने वाले पादपों के बारे में अध्ययन करना, जलीय आवास। ठीक है, दूसरा है आपका मरु आवास। ठीक है, मरु आवास यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादपों के बारे में। और तीसरा है आपका कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट आवास, सॉरी। तो कंक्रीट आवास यानी कि ग्रेवल हैबिटेट यानी कि कंकड़ वाले क्षेत्र यानी कि कंकड़ वाले जो पहाड़ी इलाका या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो उसके बारे में, उसके आवासों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट अपना है पॉइंट चौथा, पर्वतीय आवास। ठीक है, पर्वतीय आवास। पांचवा है आपका वन आवास। ठीक है, वन आवास। छठा पॉइंट है आपका कृषि खेत। ठीक है, कृषि खेत। ठीक है, तो ये हो गए आपके सब फील्ड अथवा क्षेत्र के दौरान कौन कौन से आवासों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो पहला है जलीय आवास, मरु आवास, कंक्रीट आवास, पर्वतीय आवास, वन आवास और कृषि खेती। यानी कि कृषि करने जैसे खेतों के अंदर भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में है प्रकाशीय दृष्टि से फील्ड का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? निर्धारण तहसील, जिला, संभाग, प्रांत और क्या होता है? प्रांत अथवा राष्ट्र के स्तर पर किया जाता है। ठीक है, जो फील्ड यानी कि भ्रमण क्षेत्र जो है होता है वो क्या होता है? निर्धारण के तौर पर क्या होता है? या तो तहसील स्तर पर हो सकता है या जिला स्तर पर हो सकता है या फिर संभाग के अनुसार हो सकता है या फिर राष्ट्र के स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण ने निम्नांकित आवासों अथवा क्षेत्रों के अनुसार फ्लोरा का अध्ययन प्रस्तुतिकरण
किया, ठीक है। फ्लोरा अध्ययन का प्रस्तुतिकरण किया, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाशित दृष्टि फील्ड का निर्धारण तहसील, जिला, संभाग या राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो पहला स्तर कौन सा है इसके अंदर, जिला स्तरीय, ठीक है, जिला स्तरीय फ्लोरा, ठीक है। दूसरा है राज्य स्तरीय फ्लोरा, ठीक है, राज्य स्तरीय फ्लोरा, ठीक है। जिला स्तरीय फ्लोरा, राज्य स्तरीय फ्लोरा और राष्ट्रीय फ्लोरा। तीसरा पॉइंट है आपका राष्ट्रीय फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा। तो इसके अंदर हमें जिला स्तरीय फ्लोरा, राज्य स्तरीय फ्लोरा, राष्ट्रीय स्तरीय फ्लोरा, इसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि फील्ड निर्धारण के पश्चात कम से कम क्या होता है, फील्ड निर्धारण के पश्चात कम से कम 1 वर्ष तक प्रति माह अथवा 2 बार जाकर यहाँ पाए जाने वाली विविध प्रकार की प्रजातियों के पादप जातियों का गहन एकत्रण कर पादपालय नमूने बनाने चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें क्या करते हैं कि ये जैसे कि हमने स्तर बनाए हैं या इनके जो आवास बनाए हैं, इन आवासों एवं स्तरों के बारे में क्या होता है कि एक बार हमने जैसे कि जिला स्तरीय, ठीक है, जिला स्तरीय जैसे कि जिले के अंदर लगभग कम से कम 20 से 30 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उसका जो क्षेत्र होता है 20 से 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर भी हो सकता है, 50 किलोमीटर के अंदर के वन के बारे में भी हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इस एरिया यानी कि जिला स्तरीय जो वन पाए जाते हैं उन वनों के बारे में क्या होता है कि हमने जैसे कि पहले निर्धारण कर लिया है कि हमें इस क्षेत्र से इतने किलोमीटर से लेकर इतने किलोमीटर के दायरे में हमें लगभग 1 साल के एक साल के अंदर लगभग एक से 2 बार उसका परीक्षण करना आवश्यक है तथा नए इसके अंदर प्लांट उगने वाले हैं या उगे हुए हैं उनका अध्ययन करने के लिए हमें कहाँ लाना पड़ता है, इसका अध्ययन करने के लिए पादपालय के अंदर लाना पड़ता है और उससे सुरक्षित या उसके नमूने सुनिश्चित करने पड़ता है, ठीक है। किनके नमूने निश्चित करने पड़ते हैं, जो नए प्लांट उगे हुए हैं उनके नमूने, ठीक है। इसके बाद में है सेकेंड पॉइंट है आपका हर्बेरियम अथवा पादपालय, ठीक है, या वनस्पति संग्रहालय भी कह सकते हैं। हर्बेरियम या वनस्पति संग्रहालय इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि पादप संग्रहालय है या इसमें पादप संग्रहालय है जिनमें या वे पादप संग्रहालय हैं जिनमें सूखे हुए प्रतिरोपित व पहचाने हुए पादप प्रतिरूप किसी विशेष वर्गीकरण पद्धति के आधार पर व्यवस्थित रूप से संचयित किए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि संचयित किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम प्लांट को क्या करते हैं, उखाड़ते हैं, ठीक है, जड़ समेत उसे उखाड़ेंगे। उखाड़ने के बाद उसको लगभग 1 हफ्ते तक क्या होता है, हफ्ते तक उसको क्या होते हैं कि उसको किसी बुक या किसी अन्य चीज के द्वारा उसको दबा कर रख सकते हैं। तो उसके सूखने के बाद उसका क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, ठीक है। उसको सुखाने के बाद में क्या कहता है कि उसको एक सुव्यवस्थित रूप से यानी कि प्रतिरोपित व पहचाने हुए पादप प्रतिरूप किसी विशेष वर्गीकरण पद्धति के आधार पर व्यवस्थित रूप से संचयित किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सूखे हुए जो पादप होते हैं जो हमारे द्वारा ही उखाड़े हुए होते हैं तो उसका अध्ययन इसके अंदर वनस्पति संग्रहालय के अंदर करते हैं, ठीक है।
तो हम लिख लेते हैं, इसके अंदर होता है कि पादप संग्रहालय के उद्देश्य क्या है। ठीक है, पादप संग्रहालय के उद्देश्य। ठीक है, ये तो समझ में आया हो गया कि पादप संग्रहालय ऐसे संग्रहालय जिनमें क्या होता है कि सूखे हुए पादपों को एकत्रित किया जाता है, कि सूखे हुए पादपों का एक एकत्रीकरण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पादप संग्रहालय की उद्देश्य। ठीक है, पादप संग्रहालय के उद्देश्य। पादप संग्रहालय के उद्देश्य कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। पादप संग्रहालय के उद्देश्य पादप संग्रहालय के उद्देश्य के अंदर देखते हैं कि पौधों की संरचना का ज्ञान उनकी तस्वीरों, विवरण व रेखा चित्रों द्वारा उतना ही सुगम नहीं होता जैसा कि स्वयं पौधों को देखने से होता है। यानी कि ये जो उद्देश्य होता है, पादप संग्रहालय के उद्देश्य होता है, जैसे कि अपन मान लीजिए कि कोई प्लांट को हम किसी चित्र के माध्यम से देखते हैं या फिर किसी अन्य चीजों के यानी कि वीडियो के माध्यम से देखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विवरण ये है कि जब हम स्वयं उस प्लांट को क्या करते हैं कि अपने आंखों से नहीं देखते और उसको आंखों से देखने में स्वयं को कितना अनुभव होता है, वो इस पादप उद्देश्य संग्रहालय के उद्देश्य के बारे में दिया गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम पौधों की संरचना। पौधों की संरचना का ज्ञान उनकी तस्वीरों, विवरण एवं वर्गीकरण। ठीक है, विवरण एवं रेखा चित्र, विवरण व रेखा चित्र, विवरण एवं रेखा चित्र द्वारा उतना सुगम नहीं होता है जैसा कि स्वयं नहीं होता है जैसा कि स्वयं पौधे को देखते हैं या देखने से होता है। ठीक है, या देखने से वो कहते हैं ना, मजा नहीं आता जब तक मान लीजिए कि अगर आपके सामने या आप फोन के माध्यम से अगर कहीं भोजन पकड़ा हो या उस भोजन के बारे में आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट या इसके खाने के स्वाद को जब तक स्वयं चख नहीं लेते हैं उससे, और वीडियो के माध्यम से जो आप भोजन का देख रहे हैं वो और जो स्वयं आप खाना खा रहे हैं उसमें बहुत ही फर्क होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी यही दे रखा है कि पौधों की जो संरचना होती है
पौधों की संरचना का ज्ञान उनकी तस्वीरों, विवरण व रेखा चित्र, ठीक है, यानी कि उसकी तस्वीर तथा उसकी जो रेखा चित्र होती है रेखा चित्र द्वारा उतना ही सुगम नहीं होता। सुगम का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है, सुगम नहीं होता है जैसा कि स्वयं पौधे को देखने से होता है। यानी कि जब अपन उस पौधे को हाथ में लेते हैं या फिर उस पौधे को हम स्पर्श करते हैं तो हमें उतना ही अनुभव नहीं होता जितना, मतलब जब हम चित्र के अंदर हम देखते हैं तो हमें उतना अनुभव नहीं होता जितना कि हम उस प्लांट को छूते हैं या उस प्लांट का हम निरीक्षण करते हैं या परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट है आपका पादप संग्रह की तकनीकी, ठीक है, पादप संग्रह की तकनीकी। नेक्स्ट है पादप संग्रह की तकनीक। पादप संग्रह की तकनीक के अंदर हम देखते हैं कि जिस प्लांट को हमने सबसे पहले देखा था कि पादप संग्रहालय के उद्देश्य के अंदर हमने देखा था सूखे पादपों को एकत्र किया जाता है, इसके बाद में हम उसका अध्ययन करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसके अंदर भी यही प्रक्रिया है कि इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई प्लांट हम लेते हैं उस प्लांट का हमें लंबे समय तक उसका प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। क्या होता है कि लंबे समय तक उसका प्रयोग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसलिए कि मान लीजिए कि अगर उस प्रजाति का या उस जाति का पादप हमें एक ही मिला हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पादप का लंबे समय तक संग्रह करना आवश्यक है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि पादप प्रतिरूपों के संग्रह व संचय की सही तकनीकी अपनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रतिरूपों को लंबी अवधि तक बिना खराब हुए काम में लेना होता है, ठीक है। क्या होता है, बिना खराब हुए इसको हमें क्या करना पड़ता है, काम में लेना पड़ता है, ठीक है। तथा वास्तव में प्रतिरूप ही पादप पहचान में सहायक होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिरूप ही पादप पहचान में सहायक होते हैं, ठीक है। प्रतिरूप यानी कि इसकी एक जो कॉपी होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि उस प्लांट के बारे में अगर हमें गेहूं के पौधे के बारे में परीक्षण करना है या उसके बारे में टेस्ट करना है तो क्या होता है कि सबसे पहले हमें उस गेहूं का चित्र यानी कि प्रतिरूप देखना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अगर मान लीजिए कि हमने गेहूं देखा ही नहीं है, ठीक है, अगर गेहूं का पौधा देखा ही नहीं है तो हम कैसे मान लें या कैसे कह सकते हैं कि यह गेहूं का ही पौधा है, ठीक है। इसलिए उस पादप का प्रतिरूप लेना आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि पादप प्रतिरूप के संग्रह व संचय की सही तकनीकी अपनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रतिरूपों को लंबी अवधि तक बिना खराब हुए काम में लेना होता है तथा वास्तव में प्रतिरूप ही पादप पहचान में सहायक होते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।